यू लाइक की सेशन में हम लोग कर रहे हैं पार्ट्स यू लाइक 6 और उसका कर रहे हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, जिसके अंदर सेक्शन सी में 3 मार्कर्स क्वेश्चन है और सेक्शन डी के अंदर 5 मार्कर्स क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रूव दैट √3 + √5 इज़ एन इरेशनल नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन हर सैम्पल पेपर में आ रहा है, या तो पार्ट बी में आ रहा है या पार्ट सी में आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सबको करने का एक ही तरीका है, जब भी किसी नंबर को हमें रैशनल प्रूव करना होता है तो हम उसको एज्यूम करके चलते हैं दैट दिस इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, और रैशनल नंबर है तो इट मीन्स इसको P/Q या A/B जो भी आपने लेने हैं उस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हमने लिया है P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे √3 इज इक्वल टू P/Q माइनस √5। नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो राइट हैंड साइड आपकी ये बन गई। यहाँ से 5 - 3 + P²/Q, इसको सिंप्लीफाई करके सबसे लास्ट में हमें √5 की वैल्यू निकालनी है। जब √5 की वैल्यू आ जाएगी तो √5 की वैल्यू आ रही है 2Q² + P²/2PQ। क्योंकि P और Q दोनों इंटीजर्स हैं इसलिए इस तरह के जो नंबर बनेगा, ये वाला जो नंबर बनेगा, ये कौन सा नंबर बनेगा, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड पे रैशनल नंबर है तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो इट मीन्स √5 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। लेकिन √5 क्या है, √5 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। तो इट मीन्स जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में दैट वाज रॉन्ग। हमने क्या एज्यूम किया था, √3 + √5 is a rational number। ठीक है, तो it means √3 + √5 is an irrational number। If alpha beta are the zeros of the polynomial this, then find the value of alpha beta इस polynomial के ज़ीरो दिए हुए हैं। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, -b/a। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ हो गया आपका, ठीक है, -(-6/3) बिकॉज जो b है वो आपका -6 है, और अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होगा आपका c/a 4/3। ठीक है, ये आ गया। अब इन दोनों रिजल्ट्स को यूज़ करना है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, जो एक्सप्रेशन हमें दिया है इसकी वैल्यू निकालने के लिए। एक्सप्रेशन है आपका α/β + β/α + 2 × 1/α + 1/β + 3α/β। इसको सिंप्लीफाई कर लिया ऐसे हम लेके, इसको सिंप्लीफाई कर लिया +3α/β। अच्छा, इन दोनों को का डिनोमिनेटर सेम है तो ये भी आपका प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया α² + β² + 2α + बीटा प्लस। ठीक है, अब ये हमें अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, या अल्फ़ा इंटू बीटा की पता है, बट α² + β² नहीं पता है। तो α² + β² को क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α/β। ठीक है, जहाँ पर भी α² + β² आएगा ना उसको आपने इसी में कन्वर्ट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α/β इसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि इसकी हमें दोनों की वैल्यू पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा भी पता है और अल्फ़ा इंटू बीटा भी पता है। अब ये जो आया है, ये हमारा एक्सप्रेशन जो आया है, इसके अंदर हमें सबकी वैल्यू पता है, सब जगह वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके आपके पास आंसर आएगा 8। 20 students of class 10th took part in maths quiz. If the number of girls exceeds the number of boys by 8, find the number of boys and girls who took part in quiz. To let the number of boys who took part in quiz is x, क्योंकि लेकिन क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं, 20 हैं, इसमें से x आपके क्या हैं, बॉयज़, तो बाकी कितनी हो गई, गर्ल्स। ठीक है, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स एक्सीड द नंबर ऑफ बॉयज़ बाई, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 8 ज़्यादा हैं, मतलब इन दोनों का जो लड़कियां माइनस लड़के, गर्ल्स माइनस बॉयज़ इज इक्वल टू 8। तो गर्ल्स आपकी ये हैं, बॉयज़ आपके ये हैं, माइनस करके क्या आ रहा है 8। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, x आ गया आपके पास 6। ठीक है, x क्या था हमारा बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ 6 हो गया, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई आपकी 14। In an isosceles triangle, each of the two equal sides is 3 cm less than the base. If the perimeter of the triangle is 24 cm, find the sides of the triangle. Isosceles triangle है, ठीक है, isosceles triangle में दो साइड्स तो सेम होंगी। ठीक है, अब दो साइड सेम है, ईच ऑफ द टू इक्वल साइड्स, जो दो इक्वल साइड्स हैं वो बेस से 3 सेंटीमीटर कम है। ठीक है, जो इक्वल साइड्स हैं इस 3 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो बेस हम एज्यूम करेंगे x और बाकी दोनों साइड्स हो गई x - 3 x - 3। पैरामीटर कितना है आपका 24। पैरामीटर कैसे निकलता है, तीनों साइड्स को ऐड करके, तीनों साइड्स को ऐड कर लिया तो x आ गया आपका 10। इट मीन्स बेस आ गया आपका 10, बेस 10 आ गया तो बाकी साइड्स आ गई आपकी 7 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर।
Prove that the opposite sides of a quadrilateral circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle. ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसके अंदर एक सर्कल बन रहा है जो इसकी चारों साइड्स को टच कर रहा है, ठीक है. सबस्टेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है. ऑपोजिट साइड्स मतलब AOB प्लस COD, ये आपका सप्लीमेंट्री मतलब 180. ऐसे ही COD प्लस AOD भी आपका क्या है, BOC प्लस AOD भी आपका कितना है, 180, ठीक है. अब हमने क्या किया, ये जितने भी आपके ये टचिंग पॉइंट है ना, इन सबको किससे ज्वाइन कर दिया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक है. तो अब ये टचिंग पॉइंट आ गए आपके, सेंटर से ज्वाइन कर दिया. इन सब के एंगल्स को हमने लिख दिया है 1 2, इस तरह से सारे एंगल्स आ गए आपके 8. एंगल 1 आपका एंगल 2 के इक्वल होगा. Since the two tangents drawn from an external point to a circle subtend equal angles at the center. Two tangents drawn from an external point. External point क्या है यहाँ पर, A, ठीक है. A आपका S को भी टच कर रहा है और A आपसे आपकी P को भी आपकी क्या जा रही है, टेंजेंट जा रही है, ठीक है. ये जा रही है इधर AS एंड AP. AS इज इक्वल टू AP. तो ये सेंटर पे जो एंगल बनाएगी ना, क्या बन रहा है एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है. तो ये दोनों एंगल्स क्या होते हैं, सेम होते हैं. और यही सारी चीज़ बाकी सब पे भी अप्लाई होती है. 4 जो एक्सटर्नल पॉइंट है, B भी है, C भी है और D भी है, उन सब से एंगल बनेंगे. एंगल 3 5 7 8 ये सब बनेंगे, ठीक है. ये सब इक्वल होंगे. एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8. अब ये सारे एंगल्स का सम किसके इक्वल है, 8 के 8 एंगल्स का 360 डिग्री के, ठीक है. अब इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिख दिया. एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल है तो एंगल 4 की जगह एंगल 3 लिख दिया. ऐसे ही एंगल 5 की जगह एंगल 6 लिख दिया और एंगल 8 की जगह एंगल 7 लिख दिया, ठीक है. तो ये सब डबल हो गए. डबल होने के बाद इस 2 को हम ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे. और ऐसे ही अगर हम इसका उल्टा कर दें, जैसे एंगल 2 की जगह एंगल 1 लिख दें, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है. तो अब ये आपका एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 2 और 3 मिलके क्या बन रहा है, एंगल AOB. 6 और 7 मिलके क्या बन रहा है, एंगल COD. तो ये 180 आ गया. ऐसे ही दूसरा पार्ट अगर इसका हो जाए, एंगल 1 प्लस एंगल 8 इज AOD एंड एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू BOC, ठीक है. यही प्रूव करना था हमें. इन फिगर अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 6 cm and 8 cm respectively. If the area of triangle ABC is 84 square centimeter, find the lengths of the sides AB and AC. Let there is circle having center O touches the sides AB and AC of the triangle at F and E. AB को टच कर रहा है F पर और AC को टच कर रहा है E पर. लेट द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ऑफ A इज X. इसको X मान लिया, इसको X मान लिया. अगर ये X है तो ये भी X होगा, ठीक है, क्योंकि A एक्सटर्नल पॉइंट है और AF आपका क्या है, टेंजेंट है, और AE भी टेंजेंट है. ऐसे ही B एक्सटर्नल पॉइंट है तो जो BD होगा वही BF होगा, और C एक्सटर्नल पॉइंट है तो जो CE होगा वही आपका CD होगा, ठीक है. ये सबके इन तीनों का एक ही रीज़न है, टेंजेंट्स ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट B. और ऐसे ही C से और A से. AB इज इक्वल टू, AB किसके इक्वल होगा, X प्लस 6 के, ठीक है. इसको हमने मान लिया A. और AC किसके इक्वल होगा, X प्लस 8 के, इसको हमने मान लिया E. तो और BC होगा आपका 6 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 14 और ये है C, ठीक है. अब हमें इसका निकालना है एरिया निकालने के लिए हमने क्या यूज़ किया, हेरॉन्स फार्मूला यूज़ किया है. इसके अंदर AB प्लस BC प्लस C है, ठीक है. S की वैल्यू निकाल लेंगे. S के लिए तीनों साइड्स को प्लस करके उसको 2 से डिवाइड करना होता है. तो ये हो गया आपका X प्लस 14. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C. ये सारी वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है. तो यहाँ से आपके पास आ रहा है ये 4√3 इंटू 14 प्लस X. और ऐसे एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC क्या होगा. अब ये 3 ट्राइंगल्स बन गए हैं इसके अंदर. 1/2 बेस इंटू हाइट. बेस कितना है OBC के अंदर BC, और हाइट कितनी है इसकी 4. हाइट तो जो आपकी रेडियस होगी वही हाइट होगी, ठीक है. ऐसे ही ट्राइंगल OAB क्या होगा, 1/2 बेस कितना है इसके अंदर X प्लस 6 और हाइट है 4. तो ये आ गया. ऐसे ही तीसरा ट्राइंगल बन रहा है OAC. इसमें बेस है आपका X प्लस 8 और हाइट है आपकी 2. तो ये आ गया, ठीक है. इन तीनों ट्राइंगल्स के एरिया को प्लस करेंगे तो भी आपका ABC का ही एरिया आएगा. तो इसमें
एक साइड तो हमने इस फॉर्मूले से निकाला है, इस वाले से वो एरिया लिखा है, और एक साइड हमने ये जो तीनों ट्रायंगल्स का एरिया निकाला है इनको प्लस कर दिया, प्लस करके हमारे पास आएगा ये। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे दोनों को, ठीक है। स्क्वायर रूट है तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया, और इसको सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू आ रही है 7, तो आपकी ए बी आ रही है 15 और ए सी आ रही है आपकी 13, ठीक है। ये साइड से बतानी थी इसके अंदर। प्रूव दैट साइन ए प्लस कोसिकेंट ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सिकेंट ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए प्लस कोसिकेंट ये आपने ले लिया, इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये 3 टर्म्स आएंगी, और इसको ए प्लस बी होल स्क्वायर से खोलेंगे तो ये 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, ये आपने एक्सपेंड कर लिया, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए को मैंने रखा है एक ब्रैकेट में, ठीक है। इसके बाद ये जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है ना, ये वाली जो सेकंड टर्म है, ये किसके इक्वल होती है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होती है। 2 साइन ए इंटू कोसिकेंट ए क्या हो जाता है, 2 साइन ए इंटू 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। अच्छा, कॉस स्क्वायर इधर आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए को मैंने लिखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म है 2 कॉस ए, सीकेंट है आपका 1 अपॉन कॉस ए, ये कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 आ गया, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो गया, ये 2 बचेगा यहाँ से, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस यहाँ से 2 बचेगा। इस पूरे को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। फाइंड द मीडियन वेजेस ऑफ अ वर्कर, ठीक है। ये सब दिया हुआ है आपको, वेजेस दिए हुए हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, CF निकाल लिया है, इससे 100 आ रहा है। 100 आपका क्या है, इवन नंबर है, तो 100/2 एंड 100/2 प्लस 1th टर्म, 50 और 51st टर्म का जो वो निकालना है, एवरेज निकालनी है। 50th टर्म भी क्या आ रही है आपकी, 50th टर्म आ रही है 41, और 51st टर्म आएगी आपकी 4500। इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे तो ये आ गई आपकी मीडियन, ठीक है। A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time, and if the train were slower by 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. अच्छा, अब इसके अंदर हम यूनिफॉर्म स्पीड तो दी नहीं हुई है, यूनिफॉर्म स्पीड हमने इसके अंदर मान ली है x किलोमीटर पर आवर, और टाइम लगता है उसको y आर, ठीक है। इस स्पीड से चलता है तो टाइम उसको, चलती है ट्रेन तो टाइम उसको y घंटे लगते हैं। डिस्टेंस कितना कवर करती है इससे, x इंटू वाई किलोमीटर। पहला केस क्या है, जब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ के कितनी हो गई, x प्लस 10, तो टाइम कम हो गया, टाइम कितना हो गया, y माइनस 2, ठीक है। स्पीड इंक्रीजेज बाय 10 किलोमीटर पर आवर एंड द टाइम टेकन रिड्यूसेस बाय 2 hours। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस तो इतना ही सेम ही ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगे, XY किलोमीटर, तो डिस्टेंस तो XY रहेगा, ठीक है। लेकिन स्पीड बढ़ने से और टाइम घटने से आपकी इक्वेशन बदल गई है, x प्लस 10 हो गई है और y माइनस 2 हो गई है। x प्लस 10 हो गई है आपकी स्पीड और y माइनस 2 हो गया आपका टाइम। डिस्टेंस इससे कितना आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा, लेकिन डिस्टेंस है कितना, XY किलोमीटर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास एक इक्वेशन आ गई, x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। सेकेंड केस क्या है कि स्पीड डिक्रीज हो गई है तो टाइम बढ़ गया है, स्पीड x माइनस 10 हो गई है तो टाइम कितना हो गया, y प्लस 3। अब भी आपका डिस्टेंस कैसे निकलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, लेकिन डिस्टेंस है कितना, XY, ठीक है। ये इक्वल टू XY हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है आपने, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करके x की वैल्यू निकली है आपकी 50 किलोमीटर पर आवर, और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y हो जाएगा आपका 12, ठीक है। y क्या था आपका, टाइम, और ये कितनी थी आपकी स्पीड थी, स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, डिस्टेंस है आपका 600 किलोमीटर। इफ़ p q आर रियल एंड p इज़ नॉट इक्वल टू q, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है। अब इसके अंदर हम पहले इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन से हम a b और c की वैल्यू लिखेंगे। a है आपका p माइनस क्यू, b है आपका 5 इंटू पी प्लस क्यू, और c है आपका -2 p माइनस क्यू। ये तीनों वैल्यूज़ लिख ली। इक्वल और रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, b² माइनस 4ac। ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दी मैंने इसके अंदर, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लिया, सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास आ रहा है, ये वाली इक्वेशन बन रही है 33p² प्लस 34pq प्लस 33q²। सिंस p एंड q आर रियल एंड p इज़ नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर d इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक। ये आपका क्या है, स्क्वायर है,
स्क्वायर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी स्क्वायर है, पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है। पी और क्यू क्या है आपके रियल नंबर्स हैं एंड पी इज़ नॉट इक्वल टू क्यू, ठीक है। देयरफॉर डी इज़ ग्रेट, अब तो ये जो एक्सप्रेशन आएगा ना ये क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। या तो ये 0 से बड़ा होगा या ये 0 के इक्वल होगा, लेकिन ये लेस देन कभी नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं होगा ये कभी भी नंबर, क्योंकि इसमें कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं आ रहा है। दस द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशंस आर रियल एंड अनइक्वल। हमें यही बताना था कि ये जो रूट्स हैं इसके वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ साइड सी डी ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी। द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी एट एल, ठीक है, एंड ए डी प्रोड्यूस्ड at E. Prove that EL is equal to 2BL. EL is equal to 2BL, ये प्रूव करना है। इन ट्राइंगल BMC, 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 ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है ये BMC एंड EMD, EMD, E दोनों ट्राइंगल्स के अंदर एंगल BMC इज इक्वल टू एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट दिख रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल वर्टिकली ऑपोजिट है। MC ये M जो है मिड पॉइंट है इसका, ये थोड़ा नीचे आ गया है लेकिन ये बीच में आएगा। MC इज इक्वल टू DM, ये गिवन है। एंगल BCM इज इक्वल टू EDM। BCM कौन सा है आपका, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, EDM, क्योंकि ये लाइंस आपकी पैरेलल है, पैरेललोग्राम है ना, लाइंस पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट लीनियर एंगल। देयरफॉर ये जो दोनों ट्राइंगल्स हैं ये AS ये कॉन्ग्रुएंट से क्या है आपके, कॉन्ग्रुएंट है। हैंस BC इज इक्वल टू DE। BC आपका अब CPCT से आपकी जो ये BC है किसके इक्वल हो गया, DE के इक्वल हो गया। एंड AE इज इक्वल टू AD प्लस DE, ठीक है। AD किसके इक्वल है, BC के, पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है। और DE किसके इक्वल आया अभी हमारे पास, DE हमारे पास आ गया BC के इक्वल ही, तो ये AE किसके इक्वल हो गया, 2BC के, ठीक है। नाउ ट्राइंगल BLC इज सिमिलर ट्राइंगल ELA। BLC कौन सा है, BLC ये वाला इधर वाला BLC सिमिलर टू ELA, ठीक है। ये नीचे वाला ट्राइंगल BLC एंड ELA सिमिलर है AA सिमिलैरिटी से। तो BL अपॉन EL इज BC अपॉन AE बाय CPCT। सी BL अपॉन EL इज BC अपॉन AE किसके इक्वल आ रहा है, 2BC के, ये प्रूफ किया है हमने, ठीक है। तो BL अपॉन EL इज 1/2, दिस इम्प्लाइज EL इज इक्वल टू 2BL, यही प्रूफ करना था। राहुल डोनेट सम पार्ट ऑफ हिज इनकम टू एन ऑर्फनेज एवरी मंथ। In a particular month, he wishes to distribute packs of juices. Each pack is in the form of a cone mounted on a cylinder of common base and radius 7 cm. The total height of the pack is 25 cm and height of conical part is 3 cm. तो हमें जो बताना है वो हमें बताना है इसका वॉल्यूम बताना है, हाँ हमें इसका वॉल्यूम बताना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द, हमें इसका वॉल्यूम भी बताना है और इसका कर्व्ड सरफेस एरिया भी बताना है। रेडियस ऑफ कोन आपको दिया, ये फिगर बनी हुई है जूस की, ठीक है। रेडियस ऑफ कोन 7 सेंटीमीटर है, हाइट ऑफ कोन 3 है, रेडियस ऑफ सिलेंडर 7 है, तो हाइट ऑफ सिलेंडर आपका टोटल हाइट उसकी 25 है, तो ये कोन की हाइट माइनस कर देंगे, सिलेंडर की हाइट आ गई 22। वॉल्यूम ऑफ द टॉय, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज जूस है ना इसके अंदर, जूसेस हैं। वॉल्यूम ऑफ द जूस पैक इज वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr² और सिलेंडर का होता है πr²। ये दोनों वैल्यूज पुट कर दी इसके अंदर, R की H, ठीक है। तो ये आ गया आपका कोन का वॉल्यूम। अब हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है दोनों का। कर्व सरफेस एरिया भी पूछा है कि कितना मटेरियल यूज़ होगा उसको बनाने में। कर्व सरफेस एरिया कोन का क्या होगा, πr_l कैसे निकलेगा, हमें H और R पता है उसका। H कितना था उसका 3 और R कितना था कोन का 7, ठीक है। तो L कितना होगा √49 + 9 दैट इज इक्वल टू √58। तो ये πr_l आपका ये हो गया कर्व सरफेस एरिया कोन का।
सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर में हमारा एक तो कर्व सरफेस एरिया आएगा, एक नीचे का जो बेस है वो आएगा, ऊपर की तरफ तो कोन है, तो उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। तो ये हो गया आपका, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 22 इंटू 7, 22 कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये बचा 44 प्लस 7, ठीक है। तो ये हो गया 22 इंटू 51, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया जो है आपका, सरफेस एरिया होगा आपका सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इन दोनों को आपने प्लस करके बताना है, जो आएगा वो आपका सरफेस एरिया। हो सकता है इसमें शायद कॉस्ट भी पूछी है, तो कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, सरफेस एरिया को जितनी भी कॉस्ट है उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। The following table gives the production yield per hectare of wheat of 100 farms in a village. Find the average production yield. अब ये सारा हमें दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये आपको क्लास इंटरवल्स दिए हुए हैं, ये एफ दिया हुआ है। सबसे पहले हमने मिड पॉइंट निकाल लिया। अब ये मैंने एज्यूम्ड मीन लेके किया है, एज्यूम्ड मीन इसमें लिया है मैंने 62.5, ठीक है। XI में 62.5 को माइनस करेंगे और 5 इसका ये है साइज़ है, तो इससे डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू DI। तो ये वाला कॉलम आ गया, इस कॉलम को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा, इसका सम आ रहा है आपका 136, ठीक है। एज्यूम्ड मीन के अंदर जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI इंटू H। सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास आ गया 69.3। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा इफ़ इट्स मॉड इज 65। मॉड आपको दिया हुआ 65, ठीक है। मॉड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। S6, 8, X12 आर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हाईएस्ट क्या आ रहा है आपका 12 आ रहा है, तो इट मीन्स मॉड क्लास कौन सी है 60 to 80 है। 60 to 80 मॉड क्लास लगाएंगे और मॉड आपको ऑलरेडी दिया हुआ 65, तो 65 ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दो। हमें क्या बताना है, इसमें ये वाली फ्रीक्वेंसी बतानी है x, तो ये इसकी ये जहाँ जहाँ पर ये x पुट है वहाँ x लगा देंगे। जहाँ ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है आपकी, ये है आपकी F0, जहाँ जहाँ F0 है वहाँ x पुट कर देंगे। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपकी x की वैल्यू आ रही है इसके अंदर 10, ठीक है। इसमें x की वैल्यू भी बतानी थी। तो ये हो गया आपका पार्ट 2। इसमें सेक्शन C और सेक्शन D के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।